हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी के लिए, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, जैक बोर्ड ने प्रत्येक सब्जेक्ट का क्लास 10 के मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है और आप लोग सभी मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन अवश्य कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम में सवाल रहने वाला है ना, इसी पैटर्न पे इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा। इससे आप लोगों को पता चलने वाला है कि आप लोगों का प्रश्न जो है कहां से कितने नंबर का किस पैटर्न पे पूछा जाएगा, और कई सवाल तो आपके मॉडल प्रश्न पत्र से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। आपको इसी चैनल मिशन 2 पर सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 के हिंदी का सॉल्यूशन कराते हैं। और सबसे पहले देखिए, आपको पैटर्न समझ लो। इसमें पैटर्न क्या है देखिए, सामान्य निर्देश में ही आप लोग को बताया कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है और टोटल जो प्रश्न है 52 प्रश्न है और 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा और 31 से लेकर आपका 52 तक, जी हाँ 31 से लेकर 52 तक आपका सब्जेक्टिव सवाल रहने वाला है, जिसमें से आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का सवाल रहेगा। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और सबसे पहले इस खंड खा को पढ़ते हैं, का को, है ना। और इसमें आप लोग का क्या दिया गया, अपठित बोध, जो आपके बुक से बाहर रहेगा, और एक गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या दिया है कि स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना। स्वस्थ जो है हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जी हाँ, जो स्वस्थ मस्तिष्क, अच्छा दिमाग, अच्छा मस्तिष्क होना स्वस्थ शरीर में होता है। ठीक है, जिसका शरीर स्वस्थ है तो उसका दिमाग भी अच्छा चलेगा, है ना। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, ठीक है, हेल्दी रहना है, हेल्थ रहना है, बढ़िया से रहना है, तो यहाँ पे खान पान और दिनचर्या, ठीक है, और मानसिक जो है स्वास्थ्य रखना जरूरी है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है अगला पैराग्राफ में कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, है ना, और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? संतुलित आहार, है ना, अच्छा भोजन, है ना, पौष्टिक भोजन लेना है, नियमित व्यायाम यानी रेगुलर आपको योगा वगैरह करना है, और पर्याप्त नींद। ठीक है, एक जो 6 घंटे 7 घंटे का जो नींद होता है वो अगर है तो ये तीनों चीज जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्तंभ का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखा है इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, तनाव से बचने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या है बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते, टेंशन में आ जाते, तो इससे बचने के लिए सकारात्मक सोच रखना है ना, हमें पॉजिटिव सोचना है और स्वस्थ बनाए रखने में भी क्या होता है, सहायक होता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है ना। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्य और उत्पादकता से होता है। ठीक है, और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ होता है ना, वो शारीरिक रूप से भी ठीक होता है और मानसिक रूप से भी ठीक होता है। आज की भाग दौड़ जिंदगी में भी कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ, आजकल जो है लोग क्या है, इतने भाग दौड़ जिंदगी है ना, इतने भागती फिरती दुनिया है, इसमें लोग स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज करते हैं। सोना, रोना कब है, हंसना कब है, मतलब कोई मतलब नहीं, खाना कब है, पीना कब है, कब योगा करना है, कोई मतलब नहीं है। इस भाग फिर जिंदगी जो है बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या होता है, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्या होता है, इससे जो है दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है।
ठीक है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में जो किन मुख्य स्तंभ, तो आप लोग को हम क्या क्या बताए थे, तो संतुलित आहार लेना है ना, और नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहीं पे आपका लिखा हुआ था, क्या था कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जो है अच्छे स्वास्थ्य के क्या है, मुख्य स्तंभ है ना। तो मुख्य स्तंभ पूछा था, तो यही तीनों है। आगे देखिए क्या है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है मेरा बच्चा, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे, सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्य और उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भाग दौड़ भरी जिंदगी से। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि दैनिक कार्य और उत्पादकता से है, ठीक है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, दैनिक कार्य और उत्पादकता से। आगे देखिए तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है, तो अधिक काम करना, सकारात्मक सोच रखना, पर्याप्त खाना खाना, देर तक जागना, ठीक है, देर रात तक जागना और फ्री फायर खेलना। तो तनाव से बचने के लिए जो है ना सकारात्मक सोच रखना पड़ता है बच्चों, क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है ना, तनाव से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है उसके बाद, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से क्या परिणाम होता है, तो दीर्घकालिक बीमारी होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए गद्यांश से नंबर उठाना ना बहुत ही आसान है बच्चा, एकदम हलवा है, ठीक है, जी हाँ एकदम लॉलीपॉप है, हलवा है ये। अगर यहाँ से आपका नंबर कटता है तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है बच्चा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ अगर आप गद्यांश को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आप गलत भी कर सकते हो, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ना। आगे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। क्या है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, ठीक है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, ठीक है, नारी के बिना क्या है, अधूरी है हमारा सृष्टि महान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। उसके बाद है, वह स्नेह का सागर करुणा की धार, वह स्नेह की सागर और करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, ठीक है। उसके बाद, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक है, समर्पण साहस किसका प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, पहचान दो, उसके सपनों को भी क्या करो, उड़ान दो, उसके सपनों को क्या दो, उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग का पद्यांश दिया था, इससे रिलेटेड अब सवाल पूछा गया है। क्या है कि पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है, समाज, सृष्टि, शिक्षा, राजनीति। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि नारी के बिना जो है सृष्टि जो है अधूरी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, तो संघर्ष का क्रोध, समर्पण, साहस और धैर्य, शक्ति और सत्ता, सुंदरता और कला। तो प्रतीक, नारी का प्रतीक किसको बोला गया, समर्पण को, साहस को और धैर्य को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा था यहाँ पर, कहाँ था जी प्रतीक वाला, देखिए समर्पण, साहस और धैर्य, ये क्या है, धैर्य का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कि पद्यांश में नारी को किन गुणों को संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो किन गुणों को, क्रोध और लालच को, स्नेह, करुणा और सृजन को, धन और वैभव की, कठोरता और अनुशासन को। तो नारी के किन गुणों को संबोधित किया जाता है, तो स्नेह को, है ना, जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, करुणा को और सृजन को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है, उसे दबाने का, उसे उड़ान देने का, उसे नजरअंदाज करने का, उन्हें सीमित रखने का। तो नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया, उन्हें उड़ान देने का। जी हाँ, नारी के सपनों को उड़ान दो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, व्याकरण से पूछा गया बच्चों सवाल, ठीक है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। देखो सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, सबसे पहले वो जानना होगा भाई। सकर्मक क्रिया जो होता है जिसमें कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कर्म कहाँ पर है, बच्चा रो रहा है तो इसमें तो कर्म है नहीं, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी वाले ऑप्शन में पक्षी उड़ रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है, ये भी कट गया। फिर उसके बाद मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें आपका क्या है बच्चों, कर्म है, खाना जो है आपका क्या है, कर्म है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। खाना क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका सकर्मक क्रिया में जाएगा। चंद्रमा चमक रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे यही सवाल में अगर बोलते हैं मैं खा रहा हूँ, तो इसमें तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता, तब यह अकर्मक क्रिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खाना जो लग गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का अच्छा उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखो,
सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, तो कर्म की आवश्यकता का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? तो कर्म होता है बच्चा, ठीक है, कर्ता होता है कर्म या एक वाक्य या काल। अभी जस्ट बार बार बता रहे हैं कि कर्म होता है सकर्मक में, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? यहाँ पे क्रियापद पूछ रहा है। बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो यहाँ पे क्रिया देखना है कौन सा कहाँ पे क्रिया हो रहा है। तो बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ भी तो क्रियापद है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्रियापद दौड़ना हो गया, दौड़ रहा है, ये आपका क्रियापद विशेषण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पत्र को हम लोग क्या जो है अर्थ नहीं है, तो पत्र को पत्रिका भी कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं? पत्र को पत्ता भी कहते हैं भाई, चिट्ठी भी कहते हैं पत्र को, लेकिन पुस्तक नहीं बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो मुख का तो आपका चेहरा, द्वार, सिर, कंठ, तो चेहरा होता है। मुख का क्या होता है? चेहरा होता है। मुख, अपने मुख खोलो, मतलब चेहरा है ना, मुख का शब्द को हम लोग चेहरा भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है कि अव्यय पद की परिभाषा क्या है? अव्यय पद की परिभाषा क्या है? यहाँ पर देखिए, जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। जो वाक्य में कार्य करता है ना, ये भी नहीं है। जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अव्यय शब्द की परिभाषा यही है कि जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? ठीक है, जल्दी जो है ये किस प्रकार का अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, या फिर संबंधवाचक अव्यय। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। जल्दी जो है, जल्दी शब्द ये कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो देखो बहुत सारे समास होते हैं ना, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो राजमहल किस प्रकार का समास है? तो आप लोग को हम बताए भी थे, ठीक है। राजमहल, राजा का महल, ठीक है, राजमहल मतलब राजा का महल। ये किस प्रकार का समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। द्विगु समास किसको बोलते हैं बच्चों? ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है ना, पूर्व पद जो पहले का पद होता है वो संख्यावाचक होता है, या जो बाद का पद होता है यानी उत्तर पद होता है वो कभी कभी संख्यावाचक होता है। जैसे कि पंचतंत्र, ठीक है, 5 तंत्रों का समूह, है ना, तो ये आपका द्विगु समास में हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्मधारा में, कर्मधारा में क्या होता है? कर्मधारा में क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जी हाँ, उत्तर पद, जैसे कि नील गगन, ठीक है, नीला है जो गगन, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इस प्रकार का जो हो जाएगा यह कर्मधारा में आ जाएगा। फिर आपके पास द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज में दोनों पद जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा, माँ बाप, माँ और बाप, राजा रानी, राजा और रानी, तो इस प्रकार के क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का राजमहल पूछा गया था, ठीक है, तो राजमहल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा मेरे बच्चा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बहुव्रीहि समास किस प्रकार के पद होते हैं? तो दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर एक नया अर्थ बनता है ना, ये नहीं होगा। दोनों पद एक ही अर्थ होता है ना, ये भी नहीं है। दोनों पद का अर्थ एक ही होता है, नहीं। पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और समास का अर्थ दोनों पदों से अलग, हाँ, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में समास का अर्थ जो है दोनों पदों में अलग, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। देखो यहाँ पे लग गया और, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या विशेष वाक्य? तो आप लोग को बताए थे योजक चीज जहाँ पे लग जाएगा वो आपका संयुक्त वाक्य में हो जाएगा मेरे बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। तुम स्कूल जा रहे हो, ये किस वाक्य है? सरल वाक्य है ना। लगता है कि घर जाने पर बारिश होगी, तो इस प्रकार का वाक्य मिश्र वाक्य होगा। जब आश्रित वाक्य होगा तो मिश्र वाक्य होगा। तीनों को उदाहरण हमने बता दिया, संयुक्त में योजक लग जाएगा, तथा और इस तरीके से। उसके बाद देखिए 20 नंबर में क्या बोला कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ये जो वाक्य है कौन सा वाक्य है? तो मैंने उसे बुलाया, तो आश्रित नहीं लग रहा? आश्रित, मैंने उसे बुलाया, क्यों बुलाया भाई? क्योंकि वह देर से आया था। जैसे हम इतना बोल देंगे, मैंने उसे बुलाया था,
तो आप लोगों को लगेगा क्यों बुलाए थे। आश्रित, तो आश्रित वाक्य में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब एक वाक्य क्या हो, आश्रित वाक्य हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, एक उपवाक्य और एक मिश्र वाक्य, ये क्या बोलते हैं, आश्रित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। देखिए यहाँ से आपके पाठ्य पुस्तक से सवाल लिए गए हैं। ठीक है, और इस आप लोग को पाठ्य पुस्तक में आप लोग को गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये जो गद्यांश लिया गया मेरे बच्चों, ये नेताजी का चश्मा से पाठ से लिया गया है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, तो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। ठीक है, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फैसलों के बारे में। तो गद्यांश में जो किस बात से दुख हो रहा है, तो कौम की मानसिकता पर और अपने देश की प्रति उनकी निष्ठा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। गद्यांश में लेखक का विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है, तो चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, नहीं ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। ठीक है, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए बोला गया था। फिर अगला है, चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था, नहीं भाई, लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी, नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ कैप्टन वाले चश्मा लगा रहा था। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पोथू से ही आग दिलाई उसकी, क्योंकि ज्यों ही श्राद्धा की अवधि पूरी हो गई, पोथू ने के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए उसकी दूसरी शादी कर देना, ठीक है, ये क्या आदेश दिया कि दूसरी शादी कर देना। इधर पोथू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। इधर जो पोथू जो है, मतलब उसकी जो बहू है, वो रो रो कर बोलती है कि हम अगर चले जाएंगे तो हम बुढ़ापे में इनके लिए भोजन कौन बनाएगा। ठीक है, बीमार पड़े तो उनके लिए एक चुल्लू भर भी पानी कौन देगा। ठीक है, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और दलील के आगे बेचारी ही क्या करती। ठीक है, जो उनकी भगत जी के जो पुतू थे बच्चे, यानी कि जो बहू थी, जब उनका बेटा मर गया था, जब उस बहू की पति मर गया था, तो क्या हुआ था, काफ़ी शोक मनाया जा रहा था। और पोथू जो है रो रही थी, किसको, भगत जी को बोल करके कि अगर मैं चले जाऊंगा, क्योंकि भगत जी उन्हें क्या करने के लिए बोल रहे थे कि आप जाओ, अब दूसरी शादी कर लो आप। लेकिन बहू जी थी कि उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा, अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो एक चुल्लू भर पानी आपको कौन देगा। ठीक है, मुझे आप अलग मत कीजिए। लेकिन भगत जी जो थे वो अपने बात पर अटल थे, और वो क्या किए, बोले कि अगर आप नहीं जाओगे, अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं घर को ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो यही थी आखिरी दलील, जिसमें बेचारी क्या करती, वो चीज़ बोला गया है। आगे क्या है, भगत का निर्णय क्या था, तो भगत का निर्णय क्या था, पोथू को घर में रखने का, पोथू की दूसरी शादी कराने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पोथू यानी कि जो बहू है ने क्या कहा था कि भगत ने उसे छोड़ने के लिए कहा, मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो पोथू ने क्या कहा था कि जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, ये बोली थी, तब इसको घर छोड़ने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आपका एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या है, गर्वनह का अर्बक दलन में अर्बक का क्या अर्थ है। अर्बक का मतलब होता है बच्चा, बच्चों। ठीक है, बच्चा होता है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। महीप कुमार किसे कहा गया है, तो महीप कुमार किसे कहा गया है। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर लिया गया है आप लोग बताया। ठीक है, महीप कुमार इसमें किसे कहा गया है, तो महीप कुमार इसमें किसे कहा गया है, तो लक्ष्मण को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
देनो दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है? ठीक है, तो ये जो है आपका किसका संदर्भ है? तो महादेव शिव का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 2 सवाल और बचे हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्या है? परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो परशु जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चा? तो ये हुआ है एक युद्ध अस्त्र के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? एक युद्ध। गंतोक का क्या अर्थ है? देखो अब यहाँ पे 2 सवाल बचा हुआ बच्चों, और 2 सवाल से पहले मैं आप लोग से बोलता हूँ कि अगर आप लोग हिंदी का अगर पूरे सेट को देख लिए हैं, अगर इसका सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट का जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सॉल्यूशन आप लोगों को जहां से वीडियो एंड खत्म होगा यहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा सॉल्यूशन है, आप लोग उसे जरूर देख लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। क्या है? गंतोक का क्या अर्थ है? घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। तो गंतोक का जो अर्थ है मेरे बच्चे पहाड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जितेंद्र नागरिक की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? तो दलाई लामा का तस्वीर लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद की जो आप लोग का जो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 31 से लेकर 52 तक, जिसका भी पूरा सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में करा दिया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और आप लोग जितना भी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या फिर मैथ साइंस सभी का आपको सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों डेली लाइव 7 बजे होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।